नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स में परमिएबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस के रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, the property of a soil which permits water to percolate through it is called permeability, capillary, moisture content या none। तो इसका सही आंसर है परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी और सीपेज के बीच में डिफरेंस क्या है? तो परमेबिलिटी वो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वाटर पास होता है सॉइल में से, और सीपेज एक प्रोसेस होता है जिससे पानी पास होता है। तो परमेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है सॉइल की और सीपेज जो होती है वो प्रोसेस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल इज सेड टू बी इम्परमिएबल व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज। तो इम्परमिएबल सॉइल की कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होती है? तो वो होती है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, <10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेंटीमीटर पर सेकंड ये परमेबिलिटी का यूनिट होता है। और इस इम्परमिएबल सॉइल में क्ले आ जाता है। बाकी सारी सॉइल की भी देख लीजिए आप, जैसे कि ग्रेवल की परमेबिलिटी होती है 1, कोर्स सैंड की रेंज होती है 1 से 0.1, मीडियम सैंड की 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 होती है, फाइन सैंड की 10⁻⁻2 से 10⁻3, सिल्टी सैंड के लिए 10⁻3 टू 10⁻4 होती है, और सिल्ट के लिए 10⁻5 होती है। और क्ले की हमें पूछी है लेस देन 10⁻7 से 10⁻9 होती है क्ले की, जो कि इम्परमिएबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड यूज्ड इन द फील्ड टू डिटरमाइन सॉइल परमेबिलिटी। फील्ड में पूछा है तो फील्ड में पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड यूज होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेबोरेटरी में कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड परमीमीटर टेस्ट यूज होता है, और फील्ड में पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, फाइन सैंड एफ, होमोजीनियस क्ले सी, कोर्स ग्रेवल जी एंड सिल्टी क्ले एस। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परमेबिलिटी, लो टू हाई वैल्यू। हमें लो टू हाई वैल्यू में ऑर्डर में परमेबिलिटी को अरेंज करना है। तो सबसे कम परमेबिलिटी यानी कि इम्परमिएबल सॉइल कौन सी होती है? तो वो होती है होमोजीनियस क्ले। तो पहले सी आ जाएगा, उसके बाद कौन होता है? तो सिल्टी क्ले की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर होता है फाइन सैंड एफ, और लास्ट में कोर्स ग्रेवल। तो सी एस एफ जी इस ऑर्डर में हमारा आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन सी में आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सीपी ऑफ अ सॉइल। पहला स्टेटमेंट है सीपी ऑफ अ सॉइल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और दूसरा है सीपी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ये दोनों चीज़ों के कारण परमेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सीपी भी इंक्रीज़ होता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से परमेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी देख लीजिए, परमेबिलिटी और इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि ये पहला है CD10², इसमें D10² है वो पार्टिकल की साइज़ होती है,
जो हम ये बाकी टर्म न देखें तो d10² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड है, वॉइड रेशियो यानी कि ई पे भी डिपेंड है, और विस्कोसिटी म्यू पे भी डिपेंड है, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ने से परमेबिलिटी कम होती है। वैसे ही इधर विस्कोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो विस्कोसिटी बढ़ने से भी परमेबिलिटी कम हो जाती है और पार्टिकल साइज के बढ़ने से बढ़ जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी कुछ चीज़ें हैं, आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट suited फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल्स। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड मेथड यूज़ होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ये एक लेबोरेटरी मेथड है। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा, और फाइन ग्रेन के लिए फॉलिंग हेड मेथड यूज़ होता है। ये रहा वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इन लेबोरेटरी। तो फाइन ग्रेन के लिए फॉलिंग हेड मेथड यूज़ हो जाएगा, और फाइन ग्रेन में क्या आ जाएगा, क्ले और सिल्ट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और कांस्टेंट हेड में सैंड और ग्रेवल की परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम कांस्टेंट हेड मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज 5 × 10⁻⁻5 cm/s for a certain pore fluid. If the viscosity of the pore fluid is reduced to half, the coefficient of permeability will be। देखिए अभी हमने देखा जो परमेबिलिटी होती है वो विस्कोसिटी के इन्वर्सली, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर विस्कोसिटी हाफ हो जाएगी यानी कि आधी हो जाएगी तो परमेबिलिटी डबल हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ जाना चाहिए। तो परमेबिलिटी इधर 5 दी हुई है तो विस्कोसिटी हाफ हो जाएगी तो परमेबिलिटी डबल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए अगर विस्कोसिटी आधी हो गई तो परमेबिलिटी डबल हो जाएगी। तो 5 × 10⁻⁻5 है तो 10 × 10⁻⁻5 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फेवरेट व्हाट्सएप ग्रुप में और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फार्मूला इज। तो डार्सीज लॉ के द्वारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है K = QL/AH, जिसमें Q डिस्चार्ज है, L लेंथ है, A एरिया है और H हेड डिफरेंस है और K परमेबिलिटी है। तो डार्सीज लॉ का ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड करने का, और डार्सीज लॉ लैमिनार फ्लो के लिए ही वैलिड होता है। ये भी इसका एजम्पशन है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज परमेबिलिटी ऑफ 2 सॉइल लेयर्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स ऑफ थिकनेस ऑफ D1 and D2 एंड द परमेबिलिटीज K1 and K2 रिस्पेक्टिवली इज। तो हमें क्या पूछा है, एवरेज परमेबिलिटी पैरेलल सॉइल लेयर्स के बीच में। तो पैरेलल के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन डी, K1D1 + K2D2 / D1 + D2। ये हो जाएगा पैरेलल के लिए, पैरेलल बेडिंग प्लेन के लिए। कैसा पैरेलल, देखिए आप यहाँ ऐसे, ये कोई सॉइल सैंपल है, 3 सॉइल सैंपल है और इसमें पैरेलली फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा वैसा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर हो तो वो भी है, वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक, इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ 2 सॉइल लेयर्स पैरेलल सॉइल लेयर्स of thickness 10 cm
and 20 centimeter are K1 is equal to 2 and K2 is equal to 4. The average permeability along bedding plane is. पैरेलल पूछा है तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, उसका यूज़ करेंगे. हमें थिकनेस दी हुई है, D1 और D2 दी हुआ है और K1 K2 भी दी हुई है. तो हम इक्वेशन में वैल्यूज़ मूकेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा. देख लीजिए सॉल्यूशन. K1 2 दिया हुआ है, K2 4 दिया है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर D1 और D2 की 20 सेंटीमीटर. तो ये अभी हमने पैरेलल के लिए फॉर्मूला देखा था. वैल्यूज़ रखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 10/3. तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट, अब वैसे ही परपेंडिकुलर के लिए देख लीजिए. ये परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है तो उसमें परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा D1 प्लस D2 डिवाइड बाय D1/K1 प्लस D2/K2. ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए होगा एवरेज परमेबिलिटी का. इससे भी क्वेश्चन बनते हैं. ये मैंने 2 सॉइल सैंपल के लिए रखा है. अगर तीसरा हो तो हम यहाँ D3 और इधर भी D3/K3 कर सकते हैं. ये मैंने 2 के लिए लगा रखा है. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. ये है परपेंडिकुलर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सॉइल थ्रू विच इट परकोलेट्स इज कॉल्ड. तो ये सीपेज प्रेशर की डेफिनेशन है. मैंने पहले ही बोला था पहले क्वेश्चन में कि परमेबिलिटी सॉइल की प्रॉपर्टी होती है और सीपेज सॉइल की एक प्रोसेस होती है जिससे वाटर पास होता है. तो ये प्रेशर लगने के कारण वाटर पास होता है सॉइल में से, तो इसे सीपेज प्रेशर कहेंगे. ऑप्शन ए सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशंस हैज़ पुअर परमेबिलिटी बट सीपेज इज़ पॉसिबल. तो ये एक्वीटार्ड में ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें पुअर परमेबिलिटी होती है और सीपेज पॉसिबल होता है. अब आप इन चारों के बारे में थोड़ा जान लीजिए. जैसे कि एक्वीफर में कैसा फॉर्मेशन होता है, एक्वीक्लूड में कैसा होता है और एक्वीफ्यूज में कैसा होता है. तो देख लीजिए, एक्वीफर में परमेबिलिटी एंड सीपेज बोथ हाई होता है और इसका एग्जाम्पल है सैंड. सैंड की परमेबिलिटी भी होती है और सीपेज भी होता है. तो एक्वीफर में सैंड आ जाएगा. फिर एक्वीटार्ड में परमेबिलिटी लेस होती है और सीपेज हाई होती है. यानी कि सैंडी क्ले, सैंड में परमेबिलिटी होती है पर परमेबिलिटी लेस होती है और सीपेज ज़्यादा होता है. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सैंडी क्ले. एक्वीक्लूड में बोथ नेग्लिजिबल होता है, परमेबिलिटी और सीपेज दोनों. तो इसका एग्जाम्पल है क्ले. और एक्वीफ्यूज में परमेबिलिटी भी नहीं होती और सीपेज भी नहीं होता, यानी कि पानी को ये होल्ड भी नहीं कर सकता और फ्लो भी डायरेक्ट कर देता है. तो उसका एग्जाम्पल होगा रॉक एक्वीफ्यूज का. तो इसके एग्जाम्पल और इसका फॉर्मेशन आपको याद रखना होगा. हमें एक्वीटार्ड का पूछा हुआ था. तो एक्वीटार्ड में आ जाएगा सैंडी क्ले इसका एग्जाम्पल. और इसमें परमेबिलिटी कम होती है और सीपेज हाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल हैज़ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड एंड वॉइड रेशियो इज 0.50. व्हाट इज सीपेज वेलोसिटी. तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है. वो होता है ये, सीपेज वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी. बट हमें क्वेश्चन में वॉइड रेशियो गिवन है. तो वॉइड रेशियो से हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला होता है ये, पोरोसिटी N = E डिवाइड बाय 1 + E. तो E की वैल्यू इधर रखेंगे तो हमें वॉइड रेशियो मिल जाएगा 1/3. अब उसी वैल्यू को हम ये सीपेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे. जैसे कि डिस्चार्ज वेलोसिटी हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻7 और वॉइड रेशियो भी हमने निकाला 1/3.
तो सीपेज वेलोसिटी आ जाएगी 15 × 10⁻⁻⁷। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्सीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लो इन फाइन सैंड, क्लेज, सिल्ट्स या ग्रेवल्स। तो डार्सीज लॉ ग्रेवल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो फाइन सैंड, क्ले और सिल्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ क्ले एंड सैंड हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो, देयर परमेबिलिटी वुड डिफर बिकॉज। तो अभी हमने परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है वो आगे देखा। तो सैंड और क्ले के पार्टिकल साइज अलग अलग होती है, इसके कारण उसकी परमेबिलिटी भी अलग होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो समान होने के बावजूद उसके पार्टिकल साइज अलग होने के कारण इसकी परमेबिलिटी अलग होती है। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है d10², यानी कि पार्टिकल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके कारण दोनों की परमेबिलिटी क्ले और सैंड की अलग अलग होगी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। द साइज रेंजेस ऑफ देयर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट। साइज अलग होने के कारण उसके बीच के वॉइड्स भी अलग होंगे, तो इसके कारण उसकी परमेबिलिटी अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सैंड्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक instantaneous pore pressure are likely to develop, leading to sudden and total loss of shearing strength. This phenomena is known quicksand, damping, liquefaction या scoring। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिक्विफैक्शन। सैंड्स में अर्थक्वेक के कारण जो डायनेमिक फोर्सेस लगते हैं, इसके कारण पोर प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाता है और शियर स्ट्रेंथ और इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सैंडी सॉइल तैरने लगती है, उसकी शियर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो इस फेनोमेना को हम लिक्विफैक्शन कहेंगे। और ये नेचुरल कंडीशन है अर्थक्वेक की। और मैन मेड कंडीशन में आ जाएगा ब्लास्टिंग के कारण जो डायनेमिक फोर्सेस लगेंगे, उसके कारण भी सैंडी सॉइल में लिक्विफैक्शन अकर होगा, जिसमें सॉइल का पोर प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाएगा और शियर स्ट्रेंथ और इफेक्टिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इस फेनोमेना को हम लिक्विफैक्शन कहेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लूज uniform sand with rounded grain has effective grain size of 0.05 cm. The coefficient of permeability of sand is। तो अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और इफेक्टिव ग्रेन साइज का फॉर्मूला देखा था, K = CD10²। तो D10 हमें दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर। अब इसमें जो C है इस फॉर्मूला में, वो होता है कांस्टेंट। अगर आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं गिवन है तो जनरली उसकी वैल्यू 100 ली जाती है। तो ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूला में रखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आ जाएगी 0.25 सेंटीमीटर/सेकेंड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो काम को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।